तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज प्रीवियस ईयर सेट 5 है, यानी 10/12/2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम लोग प्रश्न पेपर देखेंगे। यानी आज का जो है ये मॉक टेस्ट 71 है और इसमें 77 प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं यानी प्रीवियस ईयर भी जो कराए हैं उसमें देख सकते हैं कि बिहार एसएससी ने किस तरह का वेरिएशन किया है। कहीं मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादा कर देता है तो कहीं साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा कर देता है। तो आपको दोनों के लिए एकदम अवेयर रहना पड़ेगा कि आपके साथ एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। देखिए, यह 10/12/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आई थिंक 10/12 को सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इसीलिए इसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यह मॉक टेस्ट आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे 101% अपलोड कर दिया जाता है। अगर नोटिफिकेशन में लेट होता है तो ये कुछ ना कुछ यूट्यूब का लूप फॉल्स होता है, कुछ टेक्निकल रीजन होते हैं उनके, इसके वजह से आपको नोटिफिकेशन लेट मिलता है। तो आप 7:35 7:40 तक आकर के इस सेट को लगा लिया कीजिए। इससे पहले हम लोग 60 सेट को डिस्कस किए हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ताकि अगर आप 60 सेट इंटू 75 अगर एवरेज मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जोड़ लो कितने प्रश्न होते हैं, इतने प्रश्न आपके रिवीजन हो जाएंगे। लगभग सारे चैप्टर से आपको मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। चलिए, जो इससे पहले हम लोग 60 सेट किए हैं उसमें जो मॉक टेस्ट 1 से लेके मॉक टेस्ट 20 तक है वो आपका यूनिक पब्लिकेशन का है। मॉक टेस्ट 21 से लेके 37 तक आपका प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है और 38 से लेके 51 तक आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है। 52 से लेके 69 तक एक किरण पब्लिकेशन का था। फिलहाल किरण पब्लिकेशन 5 या 6 मॉक टेस्ट करा के हम लोग प्रीवियस ईयर को कर रहे थे। आज क्या है कि प्रीवियस ईयर भी बीएसएससी इंटर लेवल का ख़त्म हो गया है। नया पब्लिकेशन या तो संदर्भ हो सकता है या फिर देखते हैं कौन सा पब्लिकेशन, 2-3 पब्लिकेशन ऑर्डर किया हुआ है, तो वो जो पब्लिकेशन पहले आएगा उसको मैं कराऊंगा। चलिए, आपको 3 काम करना होता है। सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठिए, जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं उसको आप ज़रूर वन लाइनर की तरह नोट कीजिए। दूसरा, आप इस 77 में कितना स्कोर कर पाते हैं उसको आपको कमेंट करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ्स वहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावे आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद एक छोटी सी समय, इतना छोटा सा समय दिया जाता है ताकि आप जरूर सोच सकते हैं। उससे ज़्यादा देने पे वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैल क्रिया बोले तो देखिए, जो हड्डी वड्डी टूट जाता है ना, उसमें जो पट्टी के रूप में प्रयोग किया जाता है उसमें किसका किया जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, कैल्शियम सल्फेट का। देखिए, कैल्शियम सल्फेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। यह क्या होता है, इसे सर्जरी में बैंडेज के रूप में उपयोग करते हैं। यह आमतौर पर सूखने पर सिकुड़ता या दरकता नहीं है, जिससे क्या होता है, जो हड्डी टूट जाता है ना उसको एकदम स्थिर रखने में मदद करता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किस 5 वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 2007 से जो 2012 तक का था, इसी को, इसका जो उद्देश्य था तेज और आर्थिक समावेशी विकास। ठीक है, इसमें कृषि क्षेत्र की विकास दर को 2.13% से बढ़ाकर 4% को तक प्रस्तावित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? इसका आंसर जाएगा अपना प्यारा बिहार। देखिए, बिहार का जो साक्षरता दर है वो सबसे न्यूनतम है, 63.82% है। बात करें जो नंबर 1 पे है तो वो राज्य है आपका केरल। केरल राज्य जो है सबसे अधिक साक्षर राज्य है, जिसका साक्षरता दर 93.91% है। ये सारे डेटा जनगणना 2011 के अनुसार है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, उड़ीसा में। देखिए, महानदी पे बनाया गया हीराकुंड बांध, और एक क्वेश्चन आया हुआ था कभी कि हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस जिले में है, तो आपको याद रखना है संबलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? आप में से कुछ प्रश्न हो सकते, कुछ डाउट हो सकते हैं, सर ये 2017 का आप प्रश्न क्यों करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर ही है तो इसको हटा दिया कीजिए। मेरे दोस्त, मैं इसलिए डालता हूँ ताकि देखिए एग्ज़ाम
10-12 को हुआ था और 18 में यानी 18 का एंड हो गया था, तो भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसलिए आप 2020 का एंड हो भी जाए तो 2019 का करंट अफेयर्स आप पढ़ो, और जो इसलिए मैं इसको डाला हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 भारत। अगला प्रश्न है, तरंग ऊर्जा यानी वेव एनर्जी आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तिरुवनंतपुरम। त से तरंग और त से तिरुवनंतपुरम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अमर्त्य सेन के द्वारा यह लिखा गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 श्यामा प्रसाद गुप्ता के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 UNHCR। ये सारे करंट अफेयर्स मैं अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सीरीज में करा दिया हूँ। मदर टेरेसा जितने भी मिसलेनियस अवार्ड थे आप उनको जाके जरूर देखिए, 2019-20 दोनों के लिए मैं कराया हूँ। एक चीज़ और है कि देखिए, जो भी बिहार एसएससी में इंटर लेवल का हो गया था प्रीवियस ईयर, सब आज कंप्लीट हो गया है। 2 सेट और बचा हुआ है, वो थर्ड सीजीएल और सेकेंड सीजीएल का। मैं दोनों का पेपर भी नेक्स्ट करा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, संगम योजना संबंधित है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है? देखिए, ऊर्ध्वाधर कॉलम को आप वर्ग और समूह दोनों कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें करेक्ट होगा। क्या इसको एसएससी ने माना है इस चीज़ पे तो बोलना मुश्किल है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है उसको वर्ग और समूह दोनों कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। देखिए, आदि इतिहास क्या है? प्राग इतिहास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्राग इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है, दाद यानी जिसको रिंग वॉर्म भी बोलते हैं होने का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कवक। कवक के वजह से होता है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुलाम मुस्तफ़ा खान। देखिए, 2018 में 2 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, एक संगीतकार इलैया राजा और गुलाम मुस्तफ़ा खान को दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, सांड के शुक्राणु को रखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तरल नाइट्रोजन में हम स्टोर करके इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण आपको अमावस्या के दिन एक घटित होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। और चंद्र सूर्य ग्रहण, देखिए इसमें 2-3 केस बनता है। एक तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है और यह अमावस्या को घटित होता है। चंद्र ग्रहण का बात करें तो यह सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है और यह पूर्णिमा को होता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गोल्डन सिटी के रूप में राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है इसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बैगनी रंग का तरंग दर्द होता है? देखिए, बैगनी रंग का जो तरंग दर्द होता है वो सबसे कम होता है। बात करें यहीं पे सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसका होता है? ये रेड का होता है। इसका तरंग दर्द सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आप में से मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजस्थान। देखिए, राजस्थान का जो नागौर जिला है उसमें 2 अक्टूबर 1959 को यह चीज़ अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम
किसका माँ थी? किसका नहीं, किसकी होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सम्राट अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई कब प्रकाशित किया गया? तो इसको 2001 में प्रकाशित किया गया था। नहीं, 2001 नहीं, 2002 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 में 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत यह एक क्या है, वैधानिक और संवैधानिक संगठन नहीं, असंवैधानिक संगठन है। चलिए अगला प्रश्न है, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह बिहार में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो 1923 में किया गया था, सीआरदास और मोतीलाल नेहरू के तहत। अगला प्रश्न है, मुरली एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तुर्क रूपी मुसला जड़। देखिए, जड़ क्या होता है? जड़ ऐसा चीज़ है जिसको आप ज़मीन से उखाड़ो, धो के खा लो, लेकिन तना क्या होता है जिसको आप ज़मीन से उखाड़ के डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, उसको या तो सब्जी बनाना पड़ेगा या तो बॉयल करना पड़ेगा। देख लो, अदरक लहसुन आप सब देख लो इसको। अगला प्रश्न है, भूटान की मुद्रा क्या है? देखिए, भूटान की जो मुद्रा है वो नुगुल्ट्रम है, यानी भूटानी नुगुल्ट्रम। देखिए, यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं है। अगर इस एग्जाम में मैं बैठा होता ना तो मैं कैसे इसको टिक लगाता? चलो मैं दिखा रहा हूँ। भारतीय रुपया कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, डॉलर भी नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। एक है भूटानी डॉलर, एक है भूटानी रुपया। देखिए, आप जो भी भारत के आसपास के लगभग जो देश हैं या उनका लगभग कहीं ना कहीं करेंसी रुपया ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो रुपया उसमें आता है। अब बात है कि भूटान का, तो भूटान का जो नुगुल्ट्रम है, देखिए ये तो भूटानी डॉलर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भूटानी नुगुल्ट्रम है वो उसका जो दर है, यानी उसका वो रुपया के समान ही वो स्थिर है और समतुल्य है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाता? मैं ऑप्शन 3 टिक लगाता। आप लोग जरूर बताइए, आप लोग होते तो क्या लगाते? चलिए अगला प्रश्न है, गौल देश का नया नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फ्रांस है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम है? इसका आंसर हो जाएगा, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन 1 करेक्ट है और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग के स्थान पे इसका किया गया था। देखिए, जो नीति आयोग है ना, ये क्या काम करता है? सरकार को सुझाव देने का काम करता है। कहाँ से? बॉटम टू टॉप लेवल। योजना आयोग क्या था? टॉप टू बॉटम लेवल था, और इसमें बॉटम टू टॉप लेवल इसमें सुझाव दिया जाता है, यानी बॉटम लेवल से सारे फीडबैक कलेक्ट करके टॉप लेवल पे सुझाव दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो जो 2015-16 देखिए, 2020 का 2018 का एग्जाम में 2015 का भी करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो यह है बिहार एसएससी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, बिहार। और जो उसमें सबसे टॉप पे था वो था, सबसे टॉप पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद था आपका वेस्ट बंगाल, तीसरे पे था बिहार। अगला प्रश्न है, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3। देखिए, ईसाई धर्म में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था, यानी महिला और पुरुष का जो रेशियो था वो सबसे ज़्यादा था। 1000 लड़के पे 9 से 58 लड़कियाँ थी। जबकि अगर बात करें हिंदू में तो 9 से 13 लड़की पे 1000 लड़का थे, और बात करें मुस्लिम में तो मुस्लिम में 9 से 43 पे थे, बौद्ध में 9 से 33 पे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व आपको ओस्मियम है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है?
देखिए जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं ना, लगभग सब में नाइक्रोम का तार का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 152.1 मिलियन किलोमीटर। इसको याद कैसे रखना है ना, 15-21 आप याद रख लो। 15-21 जिस भी ऑप्शन में हो, चाहे उसका जैसे भी हो, 15-21 अगर बहुत में है तो आपको इधर दिखना है मिलियन किलोमीटर या किस किलोमीटर में दिया है, लेकिन 15-21 एक में है, उसका जो भी दिया वो बगल में उसको आप लोग टिक लगा दीजिएगा। मैं ऐसे ही लगाता था। अगला प्रश्न है, डिम्बिलोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है? देखिए खारिया जनजाति जो है, इसमें दो चीज़ समझने वाला है। खारिया जनजाति सिर्फ एक राज्य में निवास नहीं करती है, ये उड़ीसा, झारखंड और आपको पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य में निवास करती है। लेकिन जो इसका मैक्सिमम पोर्शन है ना, वो आपको झारखंड में है, इसलिए आपको ऑप्शन 2 झारखंड लगाना है। ठीक है, चलिए माइनर पोर्शन आपको उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ये तो बहुत है और लगभग सारे प्रीवियस ईयर में पंचायती राज से क्वेश्चन थे, तो इसको तो आप लोग जरूर बना देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुच्छेद 243 जी। अगला प्रश्न है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? चलिए देखिए, यूरिया का अगर हम लोग बात करें तो यूरिया में जो होता है, जो एनपीके रेटिंग होता है, एक होता है नाइट्रोजन एनपीके जो रेटिंग होता है, ये होता है 46:0:0, यानी नाइट्रोजन आपका 46% होता है, फॉस्फोरस आपका 0% होता है और पोटेशियम भी 0% होता है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में तो 46 है नहीं, तो आपका जो नज़दीक है इसको आप जरूर टिक लगाइएगा 49%। देखिए कभी भी ऑप्शन का मतलब भी यही होता है कि 4 गलत उत्तर में से सबसे कम गलत कौन है, आपको उसको टिक लगाना होता है, नहीं कि आप सही ऑप्शन ढूंढते रहिए। अगला प्रश्न है, गणमान्य भारत विद्य पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो हिरोशी मारुई, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रतिवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर का क्या है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, और कुछ नहीं करता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, इसको देखने वाला चीज़ क्या है, बहुत अच्छे से इसको बारीकी से आप लोग समझिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो है आपका पृथ्वी। इसका जो घनत्व है वो 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसी से अन्य ग्रहों के मानक के रूप में माना जाता है और इसके संदर्भ में घनत्व को भी मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य से संबंधित जॉर्जेस बैंक कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नोवा स्कोटिया। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन बोले तो WTO, और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में है और इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4, लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, सारण जिला को। देखिए सारण जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4, दरभंगा में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचयित रोग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए यहाँ पे दो रोग होता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। एक होता है सिफिलिस और दूसरा गोनेरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, 100 मिली रक्त में सामान्य कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है?
समानता आपको बताना है, एवरेज मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ वेरी करता है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, ऐसे ऐसे प्रश्नों का आंसर वेरी करता है। तो चलिए बात करते हैं, अगर वो मेल है तो मेल के अंदर 14 से 17 ग्राम होता है और फीमेल के अंदर 13 से 15 ग्राम होता है। तो 14 से 17 और 13 से 15 आपको देखिए यहाँ ना मेल का बात किया जा रहा है ना फीमेल का बात किया जा रहा है, 100 मिली रक्त में पूछा जा रहा है। तो 14 से 17 है और एक है 13 से 15, यानी 13 से 17 के बीच में जो ऑप्शन बहुत उपयुक्त ऑप्शन होगा हम लोग उसको टिक लगाएंगे, वो है आपका 15 ग्राम। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिरिंसर और मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? सिरिंसर और मानसर झील किस राज्य में अवस्थित है, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जम्मू एवं कश्मीर। देखिए इसको सिरिंसर ही नाम दिया गया था, जबकि आप अगर कहीं बुक में पढ़े होंगे तो वहाँ पे नाम सुरिंसर और मानसर लिखा होता है। अगला प्रश्न है, पुनात सांगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह भूटान में अवस्थित है। देखिए अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये भूटान ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, तो देखिए इसमें क्या है 60% भारत क्या है, भारत इसमें 60% है, यानी जो मैक्सिमम जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो भारत का और 40% भूटान का है, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, 9.8 होता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है आपका मीथेन CH4। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 110 में किया गया है। बात करें अगर यहाँ पे 108 की, तो 108 क्या है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, और यहीं पे बात कर ले 117 की, तो 117 में क्या है, वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है, और 108 को मनी बिल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि? देखिए गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होता है, क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होता है वह होता है कम होता है और जीभ पर ज़्यादा नहीं फैलता है, जिसके वजह से आपको उसका टेस्ट पता चलता है। और ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, पूरे जीभ पे फैल जाता है, जिसके वजह से आपको उसका टेस्ट नहीं पता चलता है। अगला प्रश्न है, बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसमें आपको एक चीज़ समझने वाली बात है। देखिए एक है भारतीय संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 164, जिसके अनुसार लिखा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और वहीं पे लिखा गया है, मुख्यमंत्रियों की सलाह पर राज्यपाल द्वारा अदर जो मंत्रीगण है उनका नियुक्ति होगा। तो डायरेक्टली आपसे पूछ दिया गया, इनडायरेक्टली यहाँ पे पूछ दिया गया कि कौन नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। लेकिन एक चीज़ और होता है, किनके सलाह पे, तो मुख्यमंत्री के सलाह पे। अगला प्रश्न है, एडुसैट प्रक्षेपित किया गया। एडुसैट मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूँ, एडुसैट को ही जीसैट बोलते हैं, जीसैट 3। अब आप लोग बताइए कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है? सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर को जोड़ती है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो मैजिनॉट रेखा बोलते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे बात करें अगर डुरंड रेखा की, तो डुरंड रेखा क्या है, अफगान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। और हिडेनबर्ग की, तो हिडेनबर्ग रेखा क्या है, जर्मनी और पोलैंड के बीच ये सीमा रेखा निर्धारण करती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? देखिए यह प्रश्न 2018 का है, तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो 31 होगा। लेकिन अगर हम लोग फिलहाल की बात करें तो फिलहाल कितना है, 33 है। 33 और +1 एक कौन होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1948 में। अगला प्रश्न है, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, काइटिन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रासायनिक घटना है? चलिए मैं आपको एक चीज़ आज आप बताता हूं कि रासायनिक घटना क्या होता है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। रासायनिक घटना बोले तो ऐसा चीज़ जो एक बार उसको आप बदल दें, मतलब एक बार वो घटना हो जाए तो उसके बाद दोबारा वो अपने पुराने स्थान पे नहीं आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप पेपर को फाड़ दिए तो पेपर को जोड़ सकते हैं क्या? आप बोलोगे फेविक्विक से जोड़ देंगे, दोस्त वैसे मैं नहीं बोला हूँ। आप पेपर को जला दोगे तो दोबारा उस राख से पेपर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। लोहा जंग लग गया तो उसको दोबारा पुराने जैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका रासायनिक घटना है, यानी केमिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जल का जमाकर बर्फ बनाना, जल को जमाकर बर्फ बना दिए तो बर्फ से जल बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये फिजिकल, ये भौतिक घटना है, रासायनिक घटना नहीं है। जल वाष्प का बनना, ठीक है, जल वाष्प का बनना ये तो फिर ठीक हो जाएगा, जल वाष्प बनेगा फिर से जल बन जाएगा। दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया, दही से दूध बनेगा, तो आप बोलोगे नहीं सर, तो ये आपका रासायनिक घटना है। चलिए, पानी से चीनी का विलयन, पानी से चिल्ली का विलयन, तो चीनी भी तो पानी से निकाल सकते हैं ना किसी तरीके से निकाल सकते हैं। वो तरीका कौन है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्रव्य तरंग क्या होता है। तो श्रव्य तरंग जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग जिसको हम सुन सकते हैं उसको श्रव्य तरंग, श्रव्य आवृत्ति भी बोलते हैं। तो ये तो 20 से 20,000 के बीच है। अब उससे जो कम का होगा उसी को तो अवश्रव्य बोलते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने फेड कप 2017 जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये सब मैं किस लिए कराता हूं, ताकि आप इसको करंट से रिलेटेड करके आप उसको 2019-20 में पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पेट्रोलियम के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोचिए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ देता है, कभी कभी तो कुछ ना अजूबा कर देता है। अब राष्ट्रपति शासन तो आजकल आए गए कैसे भी लगते रहता है, इसका कोई ये नहीं है, लेकिन प्रथम बार आपसे पूछ दिया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1968 में पहली बार लगाया गया था। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी कहां पे है? तो ये मस्कट में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और बात किया जाए प्रथम क्रांतिकारी नेता तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने शिवाजी और गणपति समारोह भी कराया था। अगला प्रश्न है, कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? तो देव पटेल ने जीता था। देखिए, जो यस्टरडे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। आप में से 100% मैं बोलूँ तो 100% बिल्कुल सही होगा। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में आप लोग का मोराल देख के ना मुझे बहुत मेहनत करने का मन करता है। मैं कल बहुत बिजी था, मेरा शेड्यूल इतना बिजी था कि कुछ भी, मैं बहुत एक तो लेट से भी आया और टाइम ही नहीं बचा कि मैं कुछ कर पाऊँ। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। बाद बाकी शेड्यूल डेली फॉलो होगा अब से। ठीक है, शाम का वीडियो भी आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले जो भी बिहार एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन लॉकडाउन में शिथिल नहीं हो और उनकी प्रिपरेशन चलती रहे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।